हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कौशल्या राजपूत। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था समस्थानिक, समबारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के बारे में हमने देखा था। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होता है, क्या उनकी खोजें हुई थी, कैसे उनकी डिस्कवरी हुई थी, क्या उनके ऊपर चार्ज रहता है, क्या उनके ऊपर मास रेशियो होता है, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, उस टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर्स। उसके बारे में हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। क्वांटम नंबर्स का लगातार 2 सालों से क्वेश्चंस आ रहे हैं जेट के अंदर, तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो ये क्वांटम नंबर्स हैं ये होते क्या है। आप हिंदी में इनके कहते हैं क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? अगर हम नॉर्मली हमारी लैंग्वेज में कहना चाहे तो क्वांटम संख्या का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन्स का एग्जैक्ट एड्रेस। इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस का मीनिंग ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के अंदर एक्चुअली किस जगह पर सिचुएटेड है, उसके बारे में हम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्या निकालते हैं, क्वांटम नंबर्स निकालते हैं। क्वांटम नंबर्स निकालने से पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल में, जैसे कि आपके हम मॉडल्स की बात करेंगे तो जैसे रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था, थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था, उसके बाद में बोर ने अपना मॉडल दिया था, सोमरफील्ड ने अपना मॉडल दिया था। तो उन सभी के मॉडल के अकॉर्डिंग एक्चुअल में परमाणु का स्ट्रक्चर है कैसा, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, एटम की जो शेप है कुछ इस टाइप से होती है, और जिसके अंदर हम बात करते हैं कि ये अंदर जो स्थित है इसे आप कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक। नाभिक के अंदर आपके 2 मूलभूत कण स्थित होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब ये बाहर जो आपको ये दिख रही हैं, ये पाथ जो आपको दिख रहा है, इसको आप कह सकते हैं बेटा कक्षा। कक्षा के साथ आप इसका और नाम दे सकते हो, इसी को आप कहोगे कोश, ठीक है। नील्स बोर ने इसको क्या कहा? ऊर्जा स्तर भी कहा, क्योंकि प्रत्येक कक्षा की अपनी एक ऊर्जा होती है, इसलिए नील्स बोर ने इसको ऊर्जा स्तर कहा। हमारी क्वांटम संख्या के अंदर हम इस ऊर्जा स्तर को बोलेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। क्या कहेंगे? मुख्य क्वांटम संख्या। समझना ध्यान से। और इंग्लिश के अंदर अगर हम बोलें तो कभी कभी क्या होता है, जैसे इंग्लिश टर्म्स यूज़ आना चाहिए, तो बच्चे को, जैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो वो इंग्लिश टर्म नहीं समझ पाते। कक्षा को ही इंग्लिश के अंदर कहा जा सकता है ऑर्बिट। क्या कहा जाता है बेटा? ऑर्बिट। जैसे कि अपन कहते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड 3rd ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाती है, तो कक्षा को ही इंग्लिश में आप ऑर्बिट कह सकते हैं। कोश को इंग्लिश में कहा जाता है शेल। क्या कहा जाता है? शेल। तो आपका शेल कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि आपको अगर ये सिखाया जाए कि ओनली राउंड ऑर्बिट को हम कक्षा कहेंगे, तो फिर ये है कि कभी कभी जैसे कक्षा की जगह ऑर्बिट आ गया, कोश आ गया, ऊर्जा स्तर आ गया, तो कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये ध्यान रखना है, चाहे आप इसको कक्षा कह लें, चाहे आप इसको कोश कहें, चाहे आप इसे ऊर्जा स्तर कहें, चाहे आप इसे मुख्य क्वांटम संख्या कहें, चाहे आप इसे ऑर्बिट कहें, चाहे आप इसे शेल कहें, ये सभी एक ही चीज़ है, अलग नहीं है, ठीक है। और मुख्य क्वांटम संख्या, जो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या होता है, इसको प्रदर्शित किया जाता है एन से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया एटम का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर सेंटर पार्ट पे आपका स्थित होता है नाभिक। नाभिक के अंदर आपके स्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के 2 मूलभूत कण होते हैं। प्रोटॉन आपने पढ़ा था कि धनात्मक कण है, न्यूट्रॉन आपने पढ़ा था कि ये क्या है? आवेश रहित कण है। बाहर जो है इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं को जो आप नाम देंगे वो क्या नाम देंगे? कक्षा बोलिए, कोश बोलिए, ऊर्जा स्तर बोलिए, मुख्य क्वांटम संख्या बोलिए, ऑर्बिट बोलिए, शेल बोलिए। इन सभी को आप रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एन से, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इन कक्षाओं के अंदर आपके होते हैं बेटा उपकोश। उपकोश कौन से होता है? जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में होता है 1s, सेकेंड ऑर्बिट में होता है 2s या 2p, थर्ड ऑर्बिट में होता है 3s, 3p, 3d, फोर्थ ऑर्बिट में होता है 4s, 4p, 4d, 4f, फिर फिफ्थ ऑर्बिट में होता है 5s, 5p, 5d, 5f, ठीक है। ये क्या होते हैं बेटा? उपकोश होते हैं। अब रही बात कि जैसे आप कहेंगे कि उपकोश क्या होता है, तो पहले अपन उपकोश के बारे में पढ़ते हैं।
उपकोष क्या होते हैं? उपकोष, उपकोष का अर्थ आप कह सकते हो कि घर है। क्या है? घर है। घर किसका है? इन घरों के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, उपकोष क्या है? घर है जिसके अंदर आपके क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। उपकोष टोटल कितने टाइप्स के होते हैं? तो आपके 4 तरीके के होते हैं, एस, पी, डी, एफ। ठीक है, एस से है शाह, पी है प्रिंसिपल, डी है डिफ्यूज्ड और एफ है फंडामेंटल। इनसे इनका नाम पड़ा एस, पी, डी, एफ, शाह, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। ठीक है, अब आप बात करेंगे कि जैसे ये उपकोष हैं, आप नॉर्मली हमारी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के घर हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, अब कि ये उपकोष आए कहाँ से? तो स्पेक्ट्रम की रेखाओं के अंदर जो फर्स्ट स्पेक्ट्रम रेखाएं थी उन्हें आपने किससे शो किया? उपकोष के द्वारा शो किया गया। उपकोष जो हैं अलग अलग कक्षाओं में उपकोष जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और इन उपकोषों के अंदर कौन स्थित होता है? इलेक्ट्रॉन स्थित होता है। अगर कोई पूछे कि उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की व्याख्या करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो आपको याद रखना है सोमरफेल्ड। सोमरफेल्ड ने सर्वप्रथम उपकोष के बारे में बात की थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पर्टिकुलर कक्षाओं में अकेले ऐसे ही गति नहीं करते, वो निश्चित उपकोषों में रहकर उसके नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार गति करते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके उपकोष। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो आपका दिख रहा है, ये आपके पास है एस, पी, डी और एफ। इनके क्या नाम हैं? तो नॉर्मल नाम कहें तो हम इसको क्या कह सकते हैं? उपकोष कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उपकोष को कहा जाता है बेटा सबशेल। इंग्लिश टर्म्स आप ध्यान रखिए, आपके काम आएगी। उपकोष के बाद इसको आप सबशेल कह सकते हो। आप चाहें तो उपकोष को आप क्या नाम दे सकते हैं? सब शेल। ये क्या है? कोश, अर्थात ये जो वृत्ताकार कक्षाएं दिखी इन्हें अपन कहते हैं कोश। इन कक्षाओं में जो रहने वाले घर हैं इन्हें आप क्या कहेंगे? उपकोष, सबशेल कहेंगे। ठीक है, अब आगे और बात करते हैं 2 चीज के बारे में। एक होता है आपके पास में, यहाँ पे लिख रही हूँ, एक होता है आपके पास ऑर्बिट और एक होता है आपके पास ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को बेटा आप कहते हो कक्षक। क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। ऑर्बिटल को क्या कहते हैं? कक्षक। और ऑर्बिट को क्या कहा जाता है? ऑर्बिट को कहा जाता है कक्षा। दोनों में अंतर समझना ज़रूरी है। कभी आपके क्वेश्चंस में ऑर्बिट आएगा, कभी आपके क्वेश्चंस में ऑर्बिटल आएगा। ठीक है, तो ऑर्बिट का मीन्स हो गया कि वो कक्षाएं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं उसे आप क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। लेकिन ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल क्या है समझना। ये जैसे मैं खोल रही हूँ एफ को, किसको खोला? एफ को खोला। एफ जो उपकोष है इसके अंदर जब आप इसको ओपन करते हो तो टोटल इसके अंदर 7 सेगमेंट्स होते हैं। कितने सेगमेंट्स होते हैं? 7 सेगमेंट्स होते हैं और इन 7 सेगमेंट्स में आपके क्या फिल होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो इस पार्टिकुलर इस एक सेगमेंट को आप क्या कहते हो? ऑर्बिटल या फिर कक्षक। कक्षक का अर्थ हुआ कमरे से। कक्षक का अर्थ क्या है? कमरा, कि जिस कमरे में पर्टिकुलर क्या रहता है? आपका इलेक्ट्रॉन्स रहता है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, एफ आपका क्या कहलाएगा? और उपकोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपकोष। और इस उपकोष के अंदर, उपकोष माने घर। अब बताओ कि जैसे आप लोग अपने घर में रहते हैं, लेकिन घर के अंदर भी आप किस में रहते हैं? कमरे में रहते हैं। सेम एज इलेक्ट्रॉन का घर क्या होता है? इसके उपकोष होते हैं और उन उपकोषों के अंदर आपकी क्या होता है? फर्दर कमरे होते हैं, या फिर आप उन्हें क्या कह सकते हो? कक्षक कहते हो। और इन्हीं कक्षक के अंदर क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन्स रहता है। क्लियर हो गई बात? मैंने कुछ टर्म्स बताई हैं आपको, वापस रिपीट करती हूँ। कक्षा हो, कोश हो, ऊर्जा स्तर हो,
मुख्य क्वांटम संख्या है, ऑर्बिट है या शेल है। ये जो आपकी गोल गोल घूम रही है वृत्ताकार कक्षा है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, इसको ये सारे नाम आप दे सकते हैं। इन कक्षाओं में पर्टिकुलर क्या होते हैं, उपकोष होते हैं, और इन उपकोष के अंदर क्या स्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स स्थित होते हैं। किसने बताया था, सोमरफेल्ड नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक है, उपकोष के अंदर आपके फर्दर वापस से सेगमेंट होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कमरे बने होते हैं, और इन पर्टिकुलर कमरों को आप कहते हो कक्षक। इंग्लिश में इन कक्षक को बोला जाता है ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है, ऑर्बिटल बोला जाता है। ठीक है, ये आपके हो गए। ऑर्बिट किसको कहते हैं, मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया। ऑर्बिट का मतलब कक्षा से है, और ऑर्बिटल का अर्थ है कि उपकोष के अंदर स्थित कमरे से। ठीक है, ये आपकी कुछ टर्म्स थी जिसके बारे में हमने बात की कि आपका परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो परमाणु का स्ट्रक्चर आपको बीच में मध्य भाग में आपको नाभिक दिखता है, नाभिक में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट में ऑर्बिट्स होती हैं या कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में उपकोष होते हैं, उपकोष में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उपकोष में भी आप कक्षक बोल सकते हो। कक्षक में आपके क्या स्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स स्थित होते हैं। क्वांटम संख्या के बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन को बढ़ने के नियम या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करेंगे, वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, क्वांटम नंबर में परमाणु का थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन की बात की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि आपकी ये जो क्वांटम संख्याएं हैं, क्वांटम संख्याएं जो हैं ये टोटल कितने प्रकार की होती है। तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। मैं इसको आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, सबसे पहली क्वांटम संख्या होती है बेटा, इसको आप बोलते हो मुख्य क्वांटम संख्या। क्या कहते हैं आप इसको, मुख्य क्वांटम संख्या। इंग्लिश में बोला जाता है इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, पहली क्वांटम संख्या, इसके बारे में। दूसरी क्वांटम संख्या कौन सी होती है, दूसरी क्वांटम संख्या होती है उसे कहते हैं अपन द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, या इसको आप बोल सकते हो, इंग्लिश में बोल सकते हो एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, थर्ड आपकी क्वांटम संख्या होती है जिसको आप कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे कहा जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ आपके पास होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या के बाद लास्ट एंड फोर्थ आपके पास आएगी चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या को आप बोलते हो स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, ये आपकी 4 क्वांटम संख्या है। किससे प्रदर्शित किया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से दर्शाया जाता है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या को स्मॉल l से दर्शाया जाता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से दर्शाया जाता है, और स्पिन क्वांटम संख्या को स्मॉल s से दर्शाया जाता है। ये इनके दर्शाने के तरीके हैं। अब हम एक एक के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट अपन आज बात करेंगे मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, क्या क्या हमको बताती है, किस किस के बारे में हमको ये बताती है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट बात करते हैं अपन मुख्य क्वांटम संख्या की। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो आप लिखेंगे मुख्य क्वांटम संख्या को, मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है, n से प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आए मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताती है, तो आप लिखेंगे
मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी को व्यक्त करती है। इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी को व्यक्त करती है। इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी को कैसे व्यक्त करती है? देखिए, ये आपकी कक्षाएं हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 4, अर्थात मैं चौथी कक्षा की बात कर रही हूँ, तो चौथी कक्षा का मतलब हुआ नाभिक से लगाकर ये जो आपकी दूरी है, इस डिस्टेंस को आप कौन सी क्वांटम संख्या के थ्रू व्यक्त करते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका अर्थ हुआ क्या? इसका अर्थ हुआ कि यह त्रिज्या को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है बेटा? त्रिज्या को व्यक्त करती है। आप जैसे त्रिज्या लिख सकते हैं, त्रिज्या नहीं चाहें तो आप इसको आकार भी लिख सकते हैं कि आकार को व्यक्त करती है। आकार आपका जेट में आया हुआ है कि आकार को कौन सी क्वांटम संख्या व्यक्त करती है? तो मुख्य क्वांटम संख्या आकार को व्यक्त करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, क्या हम त्रिज्या निकाल सकते हैं? निकाल सकते हो। आप कौन सी भी त्रिज्या निकालनी है। वैसे किसी भी परमाणु की कोई पर्टिकुलर एक त्रिज्या नहीं होती है। जैसे कि प्रथम कक्षा तक त्रिज्या R1 होगी, दूसरी कक्षा तक त्रिज्या R2 होगी, तीसरी कक्षा तक त्रिज्या R3 होगी, चौथी कक्षा तक त्रिज्या आपकी R4 होगी। इस तरीके से किसी भी परमाणु की अनंत कक्षाएं होती हैं और अनंत त्रिज्याएं निकाली जाती हैं। पर्टिकुलर अगर आप बात करें कि परमाणु के एग्जैक्ट आकार की, तो आकार के दौरान जो आपकी त्रिज्या निकलती है वो निकलती है नाभिक से लगा के परमाणु के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या कहलाती है? परमाणुवीय त्रिज्या कहलाती है। मतलब किसी की अपन पर्टिकुलर त्रिज्या की बात करें या ओवरऑल त्रिज्या की बात करें तो वो सबसे बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस निकाली जाती है, ठीक है। त्रिज्या को निकालने का कोई फॉर्मूला है? त्रिज्या को निकालने का फॉर्मूला है कि आपकी जो रेडियाई है R इज इक्वल टू होता है 0.529, एक कांस्टेंट वैल्यू है n² z, ठीक है। क्या कहा मैंने? R रेडियाई इज इक्वल टू 0.529 n² z। n² यहाँ पे n है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n रिप्रेजेंट करता है बेटा कक्षा को, और z रिप्रेजेंट करता है परमाणु के संख्या को। और परमाणु संख्या आप पढ़ चुके हो, एटॉमिक नंबर होता है जो परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या को आप क्या कहते हैं? परमाणु संख्या या फिर Z कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल दें, हालांकि ये जो बोर्ड ने निकाली थी, ये रेडियाई का फॉर्मूला नील्स बोर के द्वारा दिया गया था और उन्होंने स्मॉल एटम्स के बारे में ये रेडियस निकालने के लिए बात की थी। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन आपका ये है, हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय बोहर त्रिज्या ज्ञात कीजिए। द्वितीय बोहर त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसे बोहर त्रिज्या भी कहते हैं क्योंकि नील्स बोर के द्वारा निकाली गई थी। द्वितीय बोहर त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको सेकंड बोहर रेडियाई निकालनी है। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको पूछा है कौन सा एटम दिया है? आपको हाइड्रोजन परमाणु दिया है। मुझे यहाँ पर रेडियस के लिए दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए, एक n की वैल्यू और एक किसकी वैल्यू चाहिए? z की वैल्यू चाहिए। n का मतलब हुआ कि कौन सी कक्षा की बात कर रहा है या कौन सी त्रिज्या की बात कर रहा है, तो उसने कहा द्वितीय। क्या कहा? द्वितीय कक्षा या द्वितीय बोहर त्रिज्या। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि नाभिक से लगा के दूसरी कक्षा तक की जो डिस्टेंस होती है उसको आप क्या कहते हो? R2 द्वितीय, क्या कहते हैं आप? द्वितीय कक्षा, द्वितीय त्रिज्या कहते हैं ना, सेकंड रेडियाई। तो ये आपका n की वैल्यू जो है कि कौन सी कक्षा तक की निकालनी है, तो 1 और 2, अर्थात आपका n का मान क्या निकला? 2 निकला, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं Z बात करता है परमाणु संख्या की। और परमाणु संख्या अगर अपन बात करें परमाणु संख्या कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए आपको एक दिया गया है H अर्थ होता है आपका परमाणु कौन सा है। परमाणु आपको दिया है बेटा हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु में
किसकी n का मान Hz का मान जो हाइड्रोजन होता है वो पीरियोडिक टेबल में कौन से नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, तो Z की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब जब आपके पास में दोनों वैल्यूज़ हैं तो आप उसको अपनी फॉर्मूले के अंदर पुट कीजिए। फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल्स टू 0.529 n स्क्वायर, n आपकी वैल्यू है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 अपॉन z कितना है 1। अब डिवाइड में 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया, आपके पास आ गया 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4, क्या हो गया 4। आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, आपके पास में आया बेटा 2.116 और ये जो 2.116 निकलती है इसकी यूनिट लगती है एंगस्ट्रॉम। क्या लगती है, एंगस्ट्रॉम। ये कि एंगस्ट्रॉम क्या है, तो एंगस्ट्रॉम होती है 10⁻⁻10 मीटर को आप क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम कहते हैं। ठीक है, तो आपकी द्वितीय बोर रेडियाई जो है हाइड्रोजन एटम की वो निकल गई, सेकेंड बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी क्या कह सकते हैं अपन मुख्य क्वांटम संख्या है वो किसको व्यक्त कर सकती है, त्रिज्या को व्यक्त कर सकती है। और अपन इसके फंक्शंस देखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या के। दूसरा आप लिखेंगे मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या निश्चित कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को व्यक्त करती है। अब अगर आपको ये देखना है कि पर्टिकुलर आपकी ऑर्बिट के अंदर, पर्टिकुलर आपकी कक्षा के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है बेटा 2n²। क्या फॉर्मूला होता है, 2n²। क्वेश्चन पूछा जा सकता है निश्चित कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को व्यक्त करने का फॉर्मूला क्या है, 2n², वेयर n इज द वैल्यू ऑफ आपकी जो क्या कहते हैं आप हिंदी में, n होता है आपकी कक्षा कौन सी है या कक्षा का कौन सा नाम है, तो आपका 2n² है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे निकालना है प्रथम कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रथम कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो प्रथम कक्षा में यदि आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो 2n² मतलब हो गया 2 × n। अब प्रथम कक्षा है तो बताइए n की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो फर्स्ट ऑर्बिट में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2। ठीक है, सेकंड, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मुझे द्वितीय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो द्वितीय कक्षा में आपको निकालना है तो आपका हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4, 4 2 जा कितना हो गया आपके पास में 8 हो गया। ठीक है, थर्ड अपन बात करते हैं तृतीय कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आप लिखेंगे 2 × 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 2 जा कितना हो गया 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड ऑर्बिट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चतुर्थ कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आप लिखेंगे 2 × 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 जा 4 4 जा 16, 16 2 जा हो गया आपके पास में 32। एक बात आपको याद रखनी है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, किसी भी कक्षा के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, ओनली फॉर 32। 32 से ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन्स पाए नहीं जाते हैं पर्टिकुलर किसी कक्षा के अंदर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 32 होते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई कि ये किसको बताती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताती है। अब जैसे आप बना सकते हैं, जैसे कि आप बनाना चाहें तो आप फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे 2, दूसरी में कितने भरेंगे 8, तीसरी में वैसे आप कितने भरेंगे 18। लेकिन आप आगे जाके ये समझेंगे कि 18 नहीं होते कितने हैं आपके 8 ही होते हैं।
क्यों होते हैं? क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है 3s, 3p और 3d, और 3d के जो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको 4s के बाद में भरा जाता है, तो वो नेक्स्ट ऑर्बिट में चले जाते हैं, इसलिए थर्ड ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं। ये आप आगे जाके स्टडी करेंगे, अभी के लिए आपको याद रखना है क्या? 2, 8, 18 और 32, ठीक है। वो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अबव प्रिंसिपल से आपका क्लियर होगा, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ये हो गया आपका मुख्य क्वांटम संख्या। और क्या बताती है? यह ऊर्जा को व्यक्त करती है। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या ऊर्जा को व्यक्त करती है, ऊर्जा को व्यक्त करती है। ऊर्जा को व्यक्त करने का अर्थ होता है जैसे जैसे आपकी कक्षा की संख्या बढ़ती है, प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा जो है वो बढ़ती रहती है। जैसे अगर हम बात करें कि आपकी प्रथम कक्षा की ऊर्जा E1 मीन्स एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट आपकी E1 कहलाएगी। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी E1 है, प्रथम कक्षा की ऊर्जा E1 से ज़्यादा द्वितीय कक्षा की ऊर्जा E2 की ऊर्जा ज़्यादा होगी, फिर वापस E3 की ऊर्जा E2 से ज़्यादा होगी, फिर वापस E4 की ऊर्जा E3 से ज़्यादा होगी, और यही ऑर्डर जो है वो चलता रहेगा n कक्षा तक, ठीक है। तो कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो प्रथम कक्षा से द्वितीय कक्षा की ऊर्जा ज़्यादा होती है, द्वितीय कक्षा से तीसरी कक्षा की ऊर्जा ज़्यादा होती है, तृतीय कक्षा से चतुर्थ कक्षा की ऊर्जा जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये ऊर्जा को भी व्यक्त करती है। ये आपके हो गए, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, फिर हम आगे द्वितीय क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले कि क्वांटम नंबर्स 4 टाइप के होते हैं: मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। सबसे फर्स्ट हमने उठाया था मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी को व्यक्त करती है। आप इसे त्रिज्या या आकार से भी सिम्बलाइज कर सकते हैं। रेडियाई का फॉर्मूला 0.529 n² होता है, जहाँ पे n जो है वो कक्षा को व्यक्त करती है, कौन सी कक्षा तक आपको डिस्टेंस निकालनी है, रेडियस निकालनी है, और z आपकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर, आपका कह सकते हैं एटम के अंदर कितने पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपकी परमाणु संख्या कहलाती है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। ये हमने जैसे द्वितीय बोर्ड त्रिज्या निकाली तो वही फॉर्मूला था, n की वैल्यू 2 रखी, z हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है, 1 नंबर होता है, वो 1 नंबर रख दिया अपन ने, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, मल्टीप्लाई किया 2.116 आंसर आया, ठीक है। दूसरा फिर अपन के आगे मुख्य क्वांटम संख्या और क्या बात करती है, निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को व्यक्त करती है। फॉर्मूला आपका होता है 2n², ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में कि प्रथम कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी, द्वितीय n की वैल्यू पुट करते गए, आपके इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट प्रेजेंट इन 32, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या ऊर्जा को व्यक्त करती है। जैसे जैसे आपकी कक्षाएं बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी ऊर्जा भी है जो बढ़ती जाती है। ये आपकी थी मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी क्वांटम संख्या की, जिसको आप कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में आप कह सकते हैं कि सोमरफेल्ड साइंटिस्ट के थ्रू दी गई थी। द्विगंशी क्वांटम संख्या बताती है उपकोष की आकृति। किसको बताती है? उपकोष की आकृति को बताती है। तो आप फर्स्ट ये लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, कि इसे स्मॉल l से प्रदर्शित किया जाता है। इसे स्मॉल l से प्रदर्शित किया जाता है। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, यह उपकोषों की आकृति को व्यक्त करती है। यह उपकोषों की आकृति को व्यक्त करती है। अब उधर हमने उपकोष के बारे में बात किया था, अब हम उसको डिटेल में बात करेंगे कैसे उपकोष होते हैं
और किस टाइप से उनकी शेप्स होती हैं, कितने नंबर ऑफ उनके अंदर कक्षक या फिर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आकृति की बात अगर आप करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे उपकोष और आगे लिखेंगे आकृति। सबसे पहले आपका उपकोष होता है, आपने पढ़ा था एस शार्प। एस की आकृति जो होती है वो होती है गोलाकार। कैसी होती है? गोलाकार होती है। फिर आता है पी, दिखने में कैसा दिखता है? दिखने में जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, और एस की शेप कुछ राउंड शेप होती है अराउंड दी एक्सिस। ठीक है, पी की आकृति, पी प्रिंसिपल है, इसकी आकृति होती है डम्बलाकार, डम्बल आकार। डम्ब बेल स्ट्रक्चर जो होता है वो पी का होता है। उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि डम्बल होता है, इसमें आपके नोड्स होते हैं, और ये आप हिंदी में कहते हैं इसे पालियाँ। और ये जो आपकी जो बड़ा पार्ट है, क्योंकि एस के अंदर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर आपकी हर जगह पे प्रेजेंट हो सकता है, पी के अंदर जो है यहाँ पर स्थित होता है नोड, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है। और ये जो पालियाँ आपको दिख रही हैं जहाँ पे साइज बड़ा है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो अब पी के अंदर आपके 3 होते हैं। पी एक्स होता है, मीन्स एक्स एक्सिस पे आपकी और ये पाली है। पी वाई होता है कुछ इस टाइप से, और एक लास्ट होता है पी जेड। ये पी जेड मीन्स जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता है, पी वाई मीन्स वाई एक्सिस पे, और पी एक्स मीन एक्स एक्सिस पे आपके पाए जाने की प्रायिकता है। पी के अंदर आपको याद रखना है, पी के अंदर आपके कितने कक्षक होते हैं बेटा? 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं, जिसमें फर्स्ट कक्षक या ऑर्बिटल पी एक्स होता है जो इस तरीके से, पी वाई जो है वो वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन को शो करता है, पी जेड होता है जो जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन को शो करता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे या नंबर ऑफ कक्षक, कक्षकों की संख्या यहाँ पे होती है 1 2 3 4 5 6। एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, परंतु उनका चक्रण विपरीत होना चाहिए। यह अभी जेड 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आया है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, परंतु उनका चक्रण विपरीत होना चाहिए। ये किसका नियम है? पाउली का अपवर्जन का नियम है। उसके थ्रू मैंने बताया कि नंबर ऑफ कक्षक यहाँ पे कितने हैं? 3। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं? पी के अंदर होते हैं 6। अच्छा, एस का भी बात कर लेते हैं। एस के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, तो एस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2। ठीक है, फिर आता है बेटा पी थर्ड, डी उपकोष। डी उपकोष में आपके आता है, इसका आकृति होती है द्विडम्बलाकार, मतलब 2 डंबल है जो वो पाए जाते हैं। द्विडम्बलाकार स्ट्रक्चर होता है, डबल डंबल आप कह सकते हो। इसके पास नंबर ऑफ कक्षकों की संख्या 5 होती है। पर्टिकुलर एक ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 10 होते हैं। कक्षक इसके पास में 5 होते हैं। डबल डंबल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जैसे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जैसे कि ये इस तरीके से एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस कुछ इस तरीके से। या फिर आप कह सकते हैं ये एक्स वाई वाला जो है डी एक्स वाई जो है कुछ इस तरीके से। एक डी जेड आता है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, फिर एक आता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता है इस तरीके से, और लास्ट में आता है डी जेड स्क्वायर कुछ इस तरीके से। दोनों डंबल जो होते हैं एक ही एक्सेस पे होते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये मैं लिख लेती हूँ। टोटल इसके 5 होते हैं, और यहाँ पे लिख लेती हूँ। ये है आपका फर्स्ट कहलाएगा डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट आएगा डी जेड स्क्वायर। ये 5 तरीके के ऑर्बिटल्स या कक्षक प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज 10 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इसकी कुछ संरचनाएं हैं, कुछ इस तरीके से 5 कक्षकों की होती है। ठीक है, फिर आपका लास्ट आता है एफ उपकोष। एफ उपकोष की आकृति होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसे आप कह सकते हैं जटिल संरचना। 2D में आप इसको बना नहीं सकते हैं,
ठीक है। तो जटिल संरचना होती है, आप इसे बना नहीं सकते। नॉर्मली हम बात करें तो एफ के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या कक्षकों की संख्या जो होती है वो टोटल होती है 7। कितने होती है? 7। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने हो जाएंगे? एफ के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 40। ठीक है, ये आपके उपकोष थे, उनकी कुछ मैंने आकृति बताई। तो आपकी द्विगंशीय क्वांटम संख्या उपकोष की आकृति को बताती है। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। एस की आकृति गोलाकार होती है, पी की आकृति डमलाकार होती है, 3 तरीके के उसके अंदर कक्षक पाए जाते हैं एक्स वाई जेड। डी की आकृति द्विडमलाकार होती है, 5 तरीके के कक्षक पाए जाते हैं, आकृति मैंने बता दी। एफ की आकृति जटिल संरचना होती है, 7 कक्षक होते हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने आते हैं? 14। अब बात करते हैं कि जैसे हमने बात की कि एल किससे आप व्यक्त करते हो, तो एल का मान जो है वो पर्टिकुलर कैसा है? तो एल का मान विभिन्न उपकोषों के लिए एल का मान आपको ध्यान रखना है, आप ऊपर लिख लें। विभिन्न उपकोषों हेतु एल का मान, विभिन्न उपकोषों हेतु एल का मान, ठीक है। ये एल का मान हो गया और यहां मैं लिख रही हूं उपकोष। आपके पास बेटे 4 उपकोष होते हैं, एस, पी, डी, एफ। एस के लिए एल का मान होता है 0, पी के लिए एल का मान होता है 1, डी के लिए एल का मान होता है 2, एफ के लिए एल का मान होता है 3। बहुत काम आने वाली आपकी कह सकते हैं टेबल बनाई गई है कि एस, पी, डी, एफ के लिए एल की वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। एस के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं एस, पी, डी, एफ 0, 1, 2, 3, ठीक है, ये एल का मान है। और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चंस बताते हैं, जैसे इस बार जेट में भी आया, तो आपका क्वेश्चन आए कि यदि n का मान 4 व l का मान 3 है तो उपकोष होगा, आपके पास ऑप्शन आया 4s, 4p, 4d, 4f, ठीक है। आपको मैं एक बात बताती हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में 4s आया, तो ये आगे वाला जो नंबर होता है वो हमेशा किसकी वैल्यू होती है? n की वैल्यू होती है। और s पे df के लिए आपको l की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें n का मान 4 है, इसका मतलब आगे वाले नंबर आपका क्या होना चाहिए? 4, ये तो सभी के अंदर है। फिर l का मान 3 है, देखिए l का मान 3 का है, l का मान 0 s के लिए होता है, l का मान 1 p के लिए होता है, l का मान 2 d के लिए होता है, l का मान 3 किसके लिए? f के लिए। तो l का मान 3 किसके लिए होता है? f के लिए होता है। यही क्वेश्चन आपको रिवर्स वे में पूछा जा सकता है। कैसे? देखिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछा, एक इलेक्ट्रॉन 3s कक्षक में स्थित है, तो मुख्य क्वांटम संख्या व द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान होगा, ठीक है। तो आपको जैसे ऑप्शन मिला n का मान 3, l का मान 1, n का मान 2, l का मान 1, n का मान 3, l का मान 0, फोर्थ n का मान 4, l का मान 2। मैंने आपको अभी सिखाया, जैसे इसने किस कक्षक के बारे में बात की है? 3s के बारे में बात की है। तो आगे वाला नंबर जो होता है वो हमेशा किसका मान होता है? n का मान होता है। तो n का मान 3 कहाँ पर है? तो देखिए, इसमें n का मान 3 है, ये पॉसिबल है। इसमें n का मान 2 है, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें n का मान 3 है, ये पॉसिबल है। इसमें n का मान 4 है, ये पॉसिबल नहीं है। अब आपके पास कितने ऑप्शन बचे? 2, ठीक है। अब देखिए, अभी अपन ने क्या किया था?
एस के लिए अब अपन को एल का मान चाहिए, तो एल का मान जो होता है वो एस पी डी एफ 0 1 2 3। तो बताइए एस के लिए एल का मान कितना होता है 0, एस के लिए एल का मान कितना होता है 0। तो बताओ एन का मान 3 और एल का मान 0 कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा आपका एन का मान 3, एल का मान 0। आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने 2023 और 2022 दोनों में आपके इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको एन और एल के वैल्यूज से रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या में आता है कक्षीय कोणीय संवेग। द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या कक्षीय कोणीय संवेग को व्यक्त करती है, कक्षीय कोणीय संवेग को व्यक्त करती है। ठीक है, कक्षीय कोणीय संवेग को व्यक्त करती है। कक्षीय कोणीय संवेग का क्या कोई फॉर्मूला है? फॉर्मूला है कक्षीय कोणीय संवेग, फॉर्मूला होता है रूट n प्लस 1 रूट l प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। h अपॉन रूट पाई जो है ये रूट्स के अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। अगर आप h अपॉन 2 पाई नहीं लिखेंगे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा रूट l प्लस 1 h हैश। तो h अपॉन 2 पाई को आप h हैश से भी सिमिलाइज कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखिए। क्वेश्चन पूछा गया एक इलेक्ट्रॉन p कक्षक के अंदर, p कक्षक में स्थित है, p कक्षक में स्थित है, तो उसके लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान क्या होगा? कक्षीय कोणीय संवेग का मान क्या होगा? संवेग का मान क्या होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रही हूँ और मैं आपको एस पी डी एफ सभी के लिए बताऊंगी, ठीक है। आप उसको निकालना सीखें, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। P के अंदर स्थित है तो कक्षीय कोणीय संवेग का मान क्या होगा? देखिए अगर P के अंदर स्थित है, सबसे फर्स्ट आपको हिंट दिया कि वो किसके अंदर स्थित है, P के अंदर स्थित है। तो बताओ आपको किसकी वैल्यू मिली? आपको L की वैल्यू मिली कि P का अर्थ हुआ वहाँ पे वो n की वैल्यू नहीं दे रहा कि कक्षा की बात नहीं कर रहा, वो कक्षक की बात कर रहा है। और कक्षक किस में आता है? कोश में। तो फर्दर वो किसकी बात कर रहा है? L की वैल्यू की बात कर रहा है। अब P के लिए L का मान क्या होता है? अभी बताया था SPDF 0 1 2 3। तो P के लिए L का मान होता है 1। क्या होता है? 1। आपको पुट करना है फॉर्मूले के अंदर, कक्षीय कोणीय संवेग बराबर L1। जहाँ पर भी L दिखे वहाँ पर आपको 1 लिखना है। कभी भी ऐसी टर्म आती है तो आपको ध्यान रखना है, ब्रैकेट को पहला सॉल्व करेंगे आप। तो ये आ गया 2, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 कितना हो गया आपके पास में 2, ऊपर आया √2 h अपॉन 2 पाई, ठीक है। एक मैंने एक क्वेश्चन देखा था जिसके अंदर यही क्वेश्चन था और ऑप्शन में आपकी कभी भी ये नहीं आ रहा था। ऑप्शन आपके कुछ इस तरीके से थे, मैं यहाँ लिख रही हूँ ऑप्शन। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आया h अपॉन 2 पाई, सेकेंड ऑप्शन आया 2h बाई पाई, थर्ड ऑप्शन आया √2h बाई पाई और फोर्थ ऑप्शन आया h अपॉन √2 पाई। क्वेश्चन यही है, ऑप्शंस मैंने आपको ये दे दिए, ठीक है। अब क्या है, कोई भी बच्चा जब निकाला, जैसे किसी ने निकाल दिया, तो अब निकाल दिया तो देखो क्या हुआ,
उसने यहाँ तक वो फाइंड आउट कर लेता है कि यहाँ पे मैंने L की वैल्यू रख दी कि P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, 1 वैल्यू रखी, 1 + 1 2 होता है, 2 × 1 2 होता है और 2 का रूट 2 होता है, h/2π यहाँ तक आ गया। लेकिन जैसे ही बच्चा ऑप्शन की तरफ मूव करता है वहाँ पे उसको ऐसा ऑप्शन दिखाई नहीं देता। तो उस केस में आपको अगर ऐसा नहीं आता तो आप इसको फर्दर और सॉल्व करना आपको पड़ेगा, ठीक है। और बचपन में एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट आपको सिखाया गया था कि 2 क्या होता है, 2 का अर्थ होता है √2 × √2, यही होता है। या फिर आप कह सकते हैं इसे इन शॉर्ट एंड स्वीट, √2 का स्क्वायर इज = कितना होता है 2। तो क्या मैं 2 को √2 लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर इस 2 को मैं क्या लिख रही हूँ, क्योंकि 2 = होता है √2 × √2, ये होता है, इसलिए मैं इसकी इंस्टेड ये लिख ली हूँ। तो मैंने लिखा √2h/2 की जगह मैंने लिख दिया √2 × √2 और ये पाई एज इट इज़ है। √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास बचा h/√2π। आप आंसर के बहुत नज़दीक थे, यहाँ पर आपका आंसर आ चुका था, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन में नहीं होने की वजह से आपको एक छोटी सी ट्रिक को यूज़ करना था। फर्दर अगर अब आप अपना आंसर चेक करेंगे तो अब आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चंस में नज़दीक होते हुए थोड़ा सा उसको और सॉर्ट आउट करना पड़ता है, तो वो आप एक बार इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके P के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान निकला, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने P के लिए निकाला है, तो जैसे कि किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा कि SPDF चारों के लिए बता दो। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम S के लिए निकालते हैं, तो S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 0। कक्षीय कोणीय संवेग निकालेंगे तो √0 0 + 1 h/2π, 0 + 1 1 होता है, 1 × 0 होता है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, चाहे आप वो कांस्टेंट वैल्यू क्यों नहीं हो, फाइनल आंसर आपका क्या आता है 0, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि S के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान, S के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान 0 होता है। S के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान 0 होता है, 0 होता है। अब इस पे भी एक क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे S का किया है, तो अभी अपन टॉपिक में चल रहे हैं, तो अपन क्वेश्चन साथ के साथ करते जाएं, तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है। आपको एक क्वेश्चन दिया कि एक कक्षक, एक उपकोष जिसके कक्षीय कोणीय संवेग का मान, एक उपकोष जिसके कक्षीय कोणीय संवेग का मान, कक्षीय कोणीय संवेग का मान 0 है, 0 है, तो वह उपकोष होगा, तो वह उपकोष होगा। ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन आपके पास आया 4S, 4P, 4D और 4F। अब मैंने आपको इस तरीके के ऑप्शन दे दिए। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो आपने 4S 4P ऐसा कुछ बताया नहीं, आपको बताया गया है, क्योंकि जब आप बेटा कक्षीय कोणीय संवेग के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ से लेना देना है, वो है L, ठीक है। आगे ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, चाहे मैं इनकी जगह 3 भी लिख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ देखना है S, P, D और F को। और मैंने कहा कि कक्षीय कोणीय संवेग का मान 0 है, और अभी आपने निकाला कि S के लिए ही कक्षीय कोणीय संवेग का मान क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर S आपको कहाँ दिख रहा है, ये रहा। तो 4S उपकोष हेतु कक्षीय कोणीय संवेग का मान क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो ये S के लिए हमने निकाला। अब P के लिए हम ऊपर निकाल चुके, देखो P के लिए हमने क्या निकाला, कक्षीय कोणीय संवेग का मान P के लिए अभी निकाला है। P के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान क्या होता है h/√2π, ठीक है। अब आप जैसे निकालें आगे D के लिए निकालना चाहें कि D के लिए क्या होगा, तो D के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान निकालिए। तो D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, तो आप L की जगह रखेंगे 2 + 1 h/2π,
2 + 1 हुआ 3, 3 2 जा कितना हो गया 6, आपके पास ऊपर आया √6h/2π, ठीक है। अब कि क्या मैं इसको फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ? आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि क्या, मान लीजिए कि मैंने ऑप्शन दिए, आपको दिया ऑप्शन 3/√2h/π, दूसरा मैंने ऑप्शन निकाला √3h/π, थर्ड ऑप्शन मैंने निकाला h/√3π, और फोर्थ ऑप्शन निकाला √2h/π, ठीक है। अब आपने डी के लिए निकाला √6h/π, चारों ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं। आप इसको और सॉल्व करें, और कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, आपने बचपन में सीखा होगा, एक रूट की वैल्यू होती है, रूट की फॉर्मूला होता है, या कह सकते हैं आप प्रॉपर्टी होती है √mn = होता है √m × √n होता है। तो क्या आप √6 को ये लिख सकते हैं √3 × √2 लिख सकते हैं? तो क्या मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। तो मैंने लिखा √6 को मैंने लिखा √3 × √2h/2π, फिर मैंने मैच किया, अभी तक आंसर यहाँ पे मैच नहीं हुआ, आप और प्रॉपर्टी लगाइए। अभी आपने देखा था ऊपर ही अपने p में सॉल्व किया था कि 2 को आप लिख सकते हैं √2 × √2, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो मैं इस 2 को नेक्स्ट स्टेप में लिख रही हूँ √2 × √2। अब देखिए √2 से √2 क्या हो रहा है, आपका कैंसिल आउट हो रहा है। क्या हो रहा है? कैंसिल आउट हो रहा है। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा √3 √2h/π। क्या आपको ये चीज़ दिख रही है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे जाके आप इसको ये भी कर सकते हो, एक प्रॉपर्टी और है, मैं अभी बताना चाहूँगी, √m/√n अगर आपका है तो आप इसको होल रूट लिख सकते हैं m/n। तो फर्दर आप इसको अलग से एक रूट के अंदर भी डाल सकते हैं √3/2h/π, ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये आपने किसके लिए निकाला? डी के लिए, कि डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती, डी के लिए कक्षीय कोणीय संवेग, डी के लिए कक्षीय कोणीय संवेग कितना होता है √3/2h/π। आगे बात करते हैं, एफ के लिए भी निकाल लेते हैं, लगे हाथों, टफ नहीं है, बहुत इजी चीज़ हम पढ़ रहे हैं। एफ के लिए निकालना चाहें, देखिए एफ के लिए एल का मान कितना होता है 3, फॉर्मूले में पुट करो 3 + 1 h/π, है ना, क्या हो जाएगा √3 × 4 h/π, यही होगा। अब देखिए इस 4 को मैं बाहर निकालूँ तो निकाल h/2π, है ना। तो √3 का रूट तो √3 रहेगा, लेकिन आपने बचपन में पढ़ा होगा कि √4 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2, है ना। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो आप इसको लिख सकते हो 2h/2π। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर बचेगा आपके पास √3h/π। ये किसके लिए निकला? आपका एफ के लिए, कक्षीय कोणीय संवेग, ठीक है। आप चाहें तो आप इसको निकाल सकते हैं, आप चाहें तो इसको एज इट इज़ ध्यान में रख सकते हैं। एक बार वापस जो हमने कक्षीय कोणीय संवेग निकाला उसको मैं रिवाइज कर देती हूँ। एस के लिए कक्षीय कोणीय संवेग 0 होता है, पी के लिए कक्षीय कोणीय संवेग होता है h/√2π, डी के लिए कक्षीय कोणीय संवेग होता है √3/2h/π। मैंने आपको फाइंड आउट करना सिखाया, आप चाहें कि जैसे इसको आप बार बार देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा, √3/π और h। एक चीज़ मैं यहाँ पे और मेंशन करना चाहूँगी कि क्या यहाँ पे आगे जाके वैल्यूज़ भी हो सकती है, h एक प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻⁴। आपको दिखेगा नहीं, मैं इधर थोड़ा सा इसको स्लाइटली खिसका देती हूँ, हाँ। तो h की जो वैल्यू होती है, प्लांक कांस्टेंट है ये, और इसका भी मान होता है, इसका मान होता है 6.626 × 10⁻34 जूल/सेकेंड। पाई की वैल्यू आप जैसे जानते हैं, ये नॉर्मली 22/7 लिख सकते हैं, आप चाहें
और आप चाहें तो इसे 3.14 लिख सकते हैं। ये कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों कांस्टेंट वैल्यूज मैंने आपको बता दी है। जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन के अंदर जैसे कक्षीय कोणीय संवेग पूछा और वहाँ पे h/पाई से रिलेटेड कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको उसमें h की वैल्यू और पाई की वैल्यू लेके और उसको फर्दर और सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका था द्विगंशीय क्वांटम संख्या। और द्विगंशीय क्वांटम संख्या में एक चीज आपकी और रह गई है, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। और कल की क्लास में हम क्वांटम संख्या से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब एक और चीज रह गई है कि एक निश्चित कक्षा में कक्षकों की संख्या कक्षक मानी नंबर ऑफ बेटा ऑर्बिटल्स है। मैं अभी वापस रिपीट कर रही हूँ, कक्षक मानी ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। तो कक्षक ऑर्बिटल्स की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर होता है। जैसे आप फर्स्ट कक्षा के लिए निकालना चाह रहे हैं, तो आप रखेंगे 1 का स्क्वायर। इट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट में ओनली फॉर आपका एक ही कक्षक रहता है। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालना चाहें तो आप रखेंगे 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट में आप निकालना चाहें तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9। और फोर्थ ऑर्बिट में निकालना चाहें तो 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया आपके पास में 16। अभी मैंने ये निकाला है 3 का स्क्वायर 9। जेड के अंदर आपके ये 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, और 2 बार क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है वो भी हम लिख रहे हैं। क्या आपको सिर्फ n की वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। जेड में आपको 2 बार पूछा गया है। क्या पूछा गया? तृतीय कक्षा में या तृतीय कोश में दे सकते हैं, या फिर वो दे सकते हैं m कोश में। अभी मैं बताती हूँ m कोश क्या है। में स्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? में स्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? ठीक है, ऑप्शन आपको जैसे दे दिया 2, दूसरा ऑप्शन दिया 9, तीसरा ऑप्शन दिया 18, चौथा ऑप्शन दिया 32। तो आपको निकालना है, सॉरी ये मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए दे दिया आपको, कुल कक्षकों की संख्या कितनी होगी? कुल कक्षकों की संख्या कितनी होगी? तो कक्षकों की संख्या जब भी निकालनी होती है तो आपको याद रखना है क्या फॉर्मूला होता है? 2n स्क्वायर होता है। ठीक है, सॉरी n स्क्वायर होता है। और कौन सी पूछ रहा है? तृतीय कोश में, तो n की वैल्यू कितनी रखोगे? 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 9। ये क्वेश्चन जेड में 2 बार आया हुआ है। ठीक है, तो निश्चित कक्षा में कक्षकों की संख्या को n स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको भी आगे मैं जैसे आपको समझाना चाहूँ तो आप थोड़ा सा समझे तो ये समझ सकते हैं। देखिए, मैंने आपको अभी ऊपर डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग की क्लास में, और मैंने यहाँ पे लिखा था क्या? 1s, यहाँ लिखा था 2s, यहाँ लिखा था 2p। ठीक है, और यहाँ लिखा था 3s, 3p, 3d, और यहाँ लिखा था 4s, 4p, 4d एंड 4f, यही लिखा था। अब कक्षकों की संख्या आपने पढ़ रखी है। उपकोशों के अंदर कक्षकों की संख्या आपने पढ़ी। s के अंदर 1 होती है, p के अंदर 3 होती है, d के अंदर 5 होती है, f के अंदर कितनी होती है? 7। ठीक है, तो अभी अपन इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला कि क्या निकाला आपने, थोड़ा इसको मैं छोटा कर देती हूँ तो आपको दोनों दिख जाएंगे। देखिए, पहली कक्षा में 1s होता है, और 1s में कक्षक कितना होता है बताओ? 1 होता है। और आपने ऊपर क्या निकाला? पहली कक्षा में कक्षकों की संख्या क्या निकाली? 1। ठीक है, वापस देखो, दूसरी कक्षा में मैंने लिखा, दूसरी कक्षा में 2s होता है और कौन होता है? 2p होता है। क्या लिखा? 2s और 2p होता है। 2s के पास कितने कमरे होते हैं या कक्षक होते हैं? 1। और 2p के पास, p के अंदर मैंने अभी आपको कमरे बताए थे, कक्षक बताए थे, कितने होते हैं? 3।
तो आपके पास टोटल कितना हुआ 1 2 3 और 4। तो दूसरी कक्षा में कक्षकों की संख्या कितनी हुई 4। ठीक है, उसी प्रकार तीसरी कक्षा में आप लिख रहे हैं क्या 3s 3p 3d। s के पास कमरे कितने होते हैं 1, p के पास कक्ष कितने होते हैं 3, d के पास कक्ष कितने होते हैं 5। तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसी तरह फोर्थ ऑर्बिट में देखें तो चौथी कक्षा में क्या होता है 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है, 4f होता है। s के पास कक्षक 1, p के पास कक्षक 3, d के पास कक्षक कितने होते हैं 5 होते हैं और f के पास कक्षक कितने होते हैं 7। ये अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है। टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 और कितना हो गया 16। टोटल कितने हो गए 16। क्या आपने यही फाइंड आउट किया है क्या? हाँ, अभी यही किया फॉर्मूले के थ्रू। देखो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना निकाला आपने 1, सेकेंड ऑर्बिट में 4, थर्ड ऑर्बिट में 9 और फोर्थ ऑर्बिट में कितने कक्षक होते हैं 16। अभी हमने यही फाइंड आउट किया। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने 1, सेकेंड ऑर्बिट में 4, थर्ड ऑर्बिट में 9 और फोर्थ ऑर्बिट में कितने 16। ठीक है, ये होता है। तो कक्षकों की संख्या को किसके फॉर्मूले, जब भी आपको पूछे कक्षकों की संख्या तो आपको n² याद रखना है। निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो आपको 2n² याद रखना है। दोनों ही ध्यान रखना। ठीक है, एक और होता है वो भी बात कर लेते हैं ताकि आपके ये फॉर्मूले जो हैं खत्म हो जाए, है ना। देखिए आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है निश्चित कक्षा में स्थित उपकोषों की संख्या, ये उपकोष कितने होते हैं उसका भी बेटा फॉर्मूला होता है जो सोमरफेल्ड द्वारा निकाला गया था। उपकोषों की संख्या उसका फॉर्मूला होता है 2 × 2l+1। ठीक है, आप यहाँ पर इस 2 को फर्दर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4l+2। तो दोनों ही सही है, या तो आपको मिलेगा 2l+1 या आपको मिलेगा 4l+2। मल्टीप्लाई करने के बाद ये सीन दिखेगा। ठीक है, निश्चित कक्षा में उपकोष कितने हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में s कितना है, p कितना है, d कितना है, f कितना है, इस तरीके से उपकोष की संख्या निकली जाती है। तो वो भी अपन बात करते हैं। जैसे बात करूं मैं फर्स्ट कक्षा में, प्रथम कक्षा में उपकोष की संख्या, तो बताओ प्रथम कक्षा में n+2। निश्चित कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ये रह गया। एक मिनट, इसको मैं आपको बाद में बताऊं। 4l+ क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो निश्चित कक्षा में आपके इलेक्ट्रॉन्स उपकोषों की संख्या पूछे तो कितना होता है 4l+2 होता है। ठीक है, ये आपका हो गया मुख्य द्विअंशी क्वांटम संख्या पूरी कंप्लीट हो गई है। और कल हम इसके थोड़े क्वेश्चंस और देखेंगे और अपन पढ़ेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। आपको फॉर्मूले सारे याद रखने हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें, जैसे कि अभी हमने क्लास ली है, ये क्लास आप अभी देख रहे हैं, इस क्लास के अगर आपको क्लासरूम नोट चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। MPAC उदयपुर के नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर आपको ये कंप्लीट चैप्टर का क्लासरूम नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, तो वो अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें अगर आपको पसंद आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि उन तक भी ये पहुँच पाए। थैंक यू।